आज की तारीख है 11 फरवरी 2026। बाजार में रोज कोई नई खबर आती है, कभी कोई ट्रेड डील तो कभी कोई सेक्टर ऊपर जा रहा है। इस सब शोर में असली संकेत कहाँ छिपे हैं? आज हमारे पास फरवरी 2026 की डीएसपी नेत्रा रिपोर्ट है और हम इसी के जरिए भारतीय बाजार की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारा मिशन साफ है, आज के माहौल में वैल्यूएशन, जोखिम और मौकों को डेटा की नज़र से समझना। तो चलिए इस पर विस्तार से गौर करते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर है भारत और अमेरिका की नई ट्रेड डील। जो टैरिफ लगभग 50% तक चले गए थे, वो अब 18% पर आ गए हैं। सुनने में तो ये बहुत बड़ी राहत लगती है ना? हाँ, देखिए, राहत तो है, लेकिन इसे जश्न मनाने वाली खबर से ज्यादा सामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन कहना ज्यादा सही होगा। हम एक बहुत ही खराब स्थिति से वापस आए हैं बस। अच्छा। अगर हम नेत्रा रिपोर्ट के आंकड़ों को देखें तो 2023 में कई भारतीय मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पर टैरिफ सिर्फ 0 से 3% के बीच थे। सिर्फ 0 से 3%? जी, तो उस नजरिए से देखें तो आज का 18% भी काफी ज्यादा है। अच्छा, तो ये अच्छी खबर नहीं बल्कि पहले से कम बुरी खबर है। और कंपटीशन के लिहाज से इसका क्या मतलब है? क्या भारतीय कंपनियों को कोई खास फायदा मिलेगा? यही पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। रिपोर्ट बताती है कि भारत के जो प्रतियोगी देश हैं, जैसे वियतनाम या मेक्सिको, उनके लिए भी टैरिफ 18 से 20% के बीच ही हैं। ओह अच्छा, तो मतलब हम सब एक ही लेवल पर आ गए हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि अब लड़ाई टैरिफ पर नहीं होगी। असली कंपटीशन अब इस बात पर होगा कि कौन बड़े स्केल पर उत्पादन कर सकता है और कौन बेहतर वैल्यू एडिशन दे सकता है। एग्जैक्टली। खासतौर पर टेक्सटाइल, लेदर और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टरों पर मार्जिन का दबाव बने रहने की पूरी उम्मीद है। समझ गई। तो अब बात करते हैं एक और बड़े टॉपिक के, वैल्यूएशन। सुनने में आया है कि दूसरे उभरते बाजारों के मुकाबले भारत का जो प्रीमियम था वो कम हुआ है। ये बिल्कुल सही है। भारत का वैल्यूएशन प्रीमियम जो 2021-22 में दूसरे उभरते बाजारों के मुकाबले 140% के शिखर पर पहुंच गया था। एक मिनट, 140%? जी, 140%। वो अब घटकर सिर्फ 53% पर आ गया है। 140 से सीधे 53, ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। ये तो 61% के लॉन्ग टर्म एवरेज से भी कम है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारतीय बाजार अब आकर्षक हो गया है या कहीं कि सस्ता हो गया है? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। ये प्रीमियम कम क्यों हुआ, ये समझना जरूरी है। ये इसलिए कम नहीं हुआ कि हमारी कंपनियां बहुत सस्ती हो गईं, बल्कि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि 2025 में भारतीय बाजार ने सिर्फ 4% का रिटर्न दिया। सिर्फ 4%? हाँ, सिर्फ 4%। और इसी दौरान दूसरे उभरते बाजारों ने तूफानी प्रदर्शन किया। रिपोर्ट के आंकड़े देखिए। कोलंबिया ने 116%, कोरिया ने 101% और चीन ने 31% का रिटर्न दिया। अरे बाप रे! 24 उभरते बाजारों में भारत प्रदर्शन के मामले में नीचे से 5वां सबसे खराब बाजार था। मतलब प्रीमियम इसलिए कम नहीं हुआ कि हमारी कीमत गिरी, बल्कि इसलिए कि बाकी दुनिया रॉकेट बन गई और हम वहीं खड़े रह गए। ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है। बिल्कुल। तो रिलेटिव वैल्यूएशन यानी दूसरों की तुलना में हम बेहतर दिख रहे हैं, लेकिन एब्सोल्यूट यानी अपने आप में हमारे बाजार में सुधार की गुंजाइश अभी भी बहुत है। ये वैल्यूएशन वाली बात बहुत दिलचस्प है, खासकर जब हम इसे अलग अलग साइज की कंपनियों में देखते हैं। हर कोई स्मॉल और मिड कैप की तेजी की बात कर रहा है, लेकिन क्या डेटा भी वही कहानी कहता है? नहीं, डेटा एक अलग और ज्यादा सतर्क रहने वाली कहानी बताता है। रिपोर्ट के मुताबिक स्मॉल और मिड कैप यानी SMID स्पेस में एक डी रेटिंग का दौर शुरू होता दिख रहा है। एक सेकंड, डी रेटिंग, ये सुनने में तो बड़ा भारी शब्द लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार अब इन छोटी कंपनियों के भविष्य के विकास को लेकर उतना उत्साहित नहीं है और उनके शेयरों को पहले जैसा ऊंचा वैल्यूएशन देने को तैयार नहीं है। पहले जो उम्मीदें थीं वो अब थोड़ी कम हो रही हैं। और ये आंकड़ों में कैसे दिख रहा है? आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस साइकिल में SMID स्टॉक्स का मीडियन PE मल्टीपल 46 गुना के एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 46 गुना? मतलब निवेशक कंपनी की कमाई के हर 1 रुपए के लिए 46 रुपए चुकाने को तैयार थे। बिल्कुल, जबकि इसका लॉन्ग टर्म एवरेज सिर्फ 20 गुना है। 20 गुना? हाँ, हाल में कुछ गिरावट आई है, लेकिन उसके बाद भी ये 36 गुना पर है, जो ऐतिहासिक रूप से अभी भी बहुत बहुत महंगा है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि लगभग 60% स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स 30 गुना से ज्यादा के PE पर ट्रेड कर रहे हैं। 36 गुना PE, जो कि लॉन्ग टर्म एवरेज से लगभग 2 गुना है। ये आंकड़ा तो डराने वाला है,
तो अगर स्मॉल कैप में पार्टी ठंडी पड़ रही है तो मौके हैं कहाँ? क्या कुछ खास सेक्टर्स हैं जहां ध्यान देना चाहिए? यहीं पे बाजार में एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास या कह सकते हैं कि उल्टी गंगा बहती दिख रही है। अच्छा। जो हाई क्वालिटी सेक्टर्स हैं, जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई हमेशा से ज्यादा रहा है, वो इस समय पिटे हुए हैं और बेहतर वैल्यू पर मिल रहे हैं। आरओई यानी कंपनियां शेयर होल्डर के पैसे पर कितनी कुशलता से मुनाफा कमा रही हैं। कौन से सेक्टर हैं ये? ये हैं आईटी और एफएमसीजी। इनमें अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। अच्छा। और दूसरी तरफ कम आरओई वाले बिजनेस जैसे मेटल्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, जहां मुनाफा कमाना उतना आसान नहीं होता, वो महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। जी हाँ। आईटी और एफएमसीजी ये तो बाजार के भूले बिसरे पसंदीदा यानी फॉरगॉटन फेवरेट्स जैसे लगते हैं। एक जमाना था जब हर कोई इन्हीं की बात करता था। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों सेक्टर्स की बाजार में हिस्सेदारी मतलब मार्केट कैप शेयर पिछले 15 सालों के सबसे निचले स्तर पर है। 15 साल? हाँ, ये लगभग 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट यानी जीएफसी के समय के बराबर है। जीएफसी के लेवल पर? हाँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब निवेशक इनसे पूरी तरह मुंह मोड़ चुके हैं? हाँ, विदेशी और घरेलू दोनों ही तरह के निवेशक इनमें अंडर ओन्ड हैं। अंडर ओन्ड? मतलब उनके पोर्टफोलियो में इन सेक्टर्स की हिस्सेदारी बहुत कम है, जबकि इन कंपनियों की बिजनेस क्वालिटी आज भी उतनी ही मजबूत है। इसी तरह जनरल इंश्योरेंस और हाउसिंग फाइनेंस जैसी कुछ इंडस्ट्रीज में भी कई अच्छी कंपनियां अपनी ऐतिहासिक वैल्यूएशन रेंज के निचले स्तर पर मिल रही हैं। तो मौके साफ तौर पर क्वालिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं, ना कि मोमेंटम की तरफ। बिल्कुल सही। तो हमने देखा कि इक्विटी के अंदर ही कुछ कोने बहुत गर्म हैं जैसे एसएमआईडी और कुछ एकदम ठंडे जैसे आईटी और एफएमसीजी। क्या ये गर्मी और ठंड का खेल सिर्फ स्टॉक मार्केट तक ही सीमित है या दूसरे एसेट्स जैसे सोना, चांदी, बॉन्ड्स में भी यही कहानी चल रही है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और रिपोर्ट इसका जवाब एक बेहतरीन विश्लेषण से देती है। वो पिछले 5 साल के सालाना रिटर्न CAGR की तुलना ऐतिहासिक मीडियन से करते हैं। इससे हमें एक थर्मामीटर मिल जाता है कि कौन सा एसेट क्लास कितना गर्म या ठंडा है। दिलचस्प है। तो ये थर्मामीटर क्या बता रहा है? इस पैमाने पर सोना और चांदी 99वें परसेंटाइल पर है। 99वें परसेंटाइल? जी। इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा गर्म यानी ओवरहीटेड है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हर एसेट क्लास एक पार्टी में है। सोना चांदी वाली पार्टी में म्यूजिक बहुत लाउड है और डांस फ्लोर पर भीड़ इतनी है कि पैर रखने की जगह नहीं। हाँ, ये तो बढ़िया एनालॉजी है। और बाकी एसेट्स? स्मॉल और मिड कैप भी 7th परसेंटाइल के आसपास हैं, यानी वो पार्टी भी काफी भरी हुई है। वहीं दूसरी ओर बॉन्ड मार्केट, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, वो 1 से 7वें परसेंटाइल पर है। अच्छा, एकदम ठंडा? एकदम। मतलब बॉन्ड्स वाली पार्टी में कुछ गिने चुने लोग आराम से सोफे पर बैठे बातें कर रहे हैं। वहां बहुत शांति है। रिपोर्ट का सीधा संदेश है, जहां ज्यादा भीड़ और गर्मी हो उस पार्टी से बचना चाहिए। इस रिपोर्ट में असहज करने वाली शांति यानी अनसेटलिंग काम का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारतीय बाजार को बिना किसी बड़े बेयर मार्केट के 10 साल हो गए हैं। 10 साल? हाँ, हमारी परिभाषा के अनुसार बेयर मार्केट यानी 20% से ज्यादा की गिरावट, जिससे उभरने में 1 साल से ज्यादा लगे। ऐसा लंबा शांति का दौर बहुत कम देखने को मिलता है। और इसके साथ ही भारत का विक्स भी बहुत नीचे है। ये विक्स क्या है? इसे डर का मीटर भी कहते हैं ना, तो इसका कम होना तो अच्छी बात होनी चाहिए। जाता है और हर कोई बेफिक्र हो जाता है तो अक्सर उसके बाद एक बड़ा तूफान आता है। जब शांति का ऐसा लंबा दौर टूटता है तो गिरावट बहुत तेज और हिंसक हो सकती है। ये निवेशकों के लिए एक चेतावनी है कि अपना एसेट एलोकेशन सही रखें। आपने सोने चांदी वाली पार्टी का जिक्र किया जो 99वें परसेंटाइल पर है। आजकल हर कोई इसी की बात कर रहा है। क्या ये तेजी जायज है? रिपोर्ट के आंकड़े इस पर क्या कहते हैं? रिपोर्ट में एक थ्योरेटिकल वैल्यूएशन मॉडल का इस्तेमाल किया गया है जो मनी सप्लाई पर आधारित है। उस मॉडल के हिसाब से हाल की गिरावट के बाद भी सोना अपनी थ्योरेटिकल वैल्यू से लगभग 12% और चांदी 16% महंगी है। तो अगर ये महंगा है तो इस रैली को चला कौन रहा है? क्या ये सस्टेनेबल है? ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इस तेजी की शुरुआत सेंट्रल बैंकों की भारी खरीदारी से हुई थी। अच्छा। वो बड़े, स्थिर और लंबी अवधि के निवेशक हैं, लेकिन अब वो खरीदारी कम हो रही है। अब खरीदार बदल गए हैं। अब कौन खरीद रहा है? अब खरीद रहे हैं मोमेंटम का पीछा करने वाले निवेशक। वो लोग जो ETFs वगैरह के जरिए आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने पिछले रिटर्न देखे हैं। जब किसी एसेट में सिर्फ रिटर्न देखकर पैसा आने लगे
तो ये अक्सर किसी भी साइकिल के आखिरी दौर का एक क्लासिक संकेत होता है। अच्छा, तो पहले बड़े और समझदार लोग खरीद रहे थे और अब वो लोग खरीद रहे हैं जो सिर्फ बढ़ती हुई कीमत देखकर पैसा लगा रहे हैं। ये तो किसी भी बबल के बनने जैसा लगता है। तो ऐसे में एक निवेशक को क्या करना चाहिए? रिपोर्ट का सुझाव बहुत साफ है। अगर किसी के पोर्टफोलियो में पहले से सोना चांदी नहीं है तो इस भाव पर एक नया एसेट क्लास शुरू करने का ये सही समय बिल्कुल नहीं है। खरीदने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब ये सस्ते हों और सेंट्रल बैंक जैसे बड़े खरीदार आपके साथ हों, ना कि तब जब मोमेंटम चेजर बाजार में हावी हो। बिल्कुल। और चांदी के लिए खास तौर पर गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात होती है, रिपोर्ट में इसका जिक्र है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। गोल्ड सिल्वर रेशियो हमें बताता है कि 1 औंस सोने से कितनी चांदी खरीदी जा सकती है। जब ये रेशियो 80 या 100 के पार होता है तो इसका मतलब है कि सोना चांदी के मुकाबले बहुत ज्यादा महंगा हो गया है और चांदी खरीदने का ये एक अच्छा अवसर हो सकता है। और अभी क्या हाल है? अभी ये रेशियो 50-60 के स्तर पर है, जिसका मतलब है कि चांदी अब उतनी सस्ती नहीं रही। तो संक्षेप में इंतजार करना बेहतर है। संक्षेप में कहें तो धैर्य से बेहतर मौके का इंतजार करना ही समझदारी है। तो आज के इस चर्चा का सार यही है, अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील एक राहत है लेकिन कोई गेम चेंजर नहीं। वैल्यूएशन कुछ सुधरे हैं, पर वो भी इसलिए क्योंकि बाकी दुनिया हमसे कहीं तेज भागी। स्मॉल कैप जैसी जगहों पर अभी भी बहुत गर्मी है। असल मौके शायद आईटी और एफएमसीजी जैसे अंडर ओन्ड क्वालिटी सेक्टर्स और बॉन्ड मार्केट की शांत पार्टी में बन रहे हैं। और जहां तक सोने चांदी की बात है, आंकड़े और खरीदारों का पैटर्न यही बता रहा है कि फिलहाल सावधानी बरतना ही समझदारी है। अंत में महान निवेशक बेंजामिन ग्राहम का एक विचार याद आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वो कहते थे कि निवेश का सबसे जरूरी सिद्धांत यही है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसका क्या मतलब है? वो एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। वो कहते थे कि अगर आप एक पुल बना रहे हैं जो 30,000 पाउंड का वजन सह सकता है, हाँ, तो भी उस पर कभी 30,000 पाउंड का ट्रक ना चलाएं, उस पर सिर्फ 10,000 पाउंड के ट्रक ही चलाएं। यही जो 20,000 पाउंड का अंतर है, वही आपकी सुरक्षा का मार्जिन है। बहुत खूब। और आज की चर्चा के बाद सोचने वाली बात यही है कि एक ऐसे बाजार में जो अक्सर मोमेंटम का पीछा करने वालों को इनाम देता है, जो हमेशा सबसे गर्म पार्टी की तरफ भागता है, कोई अपने फैसलों में इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बनाए रखने का अनुशासन कैसे विकसित कर सकता है? म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।